हाय एवरीवन, रजनीश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट है उसमें सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक हम करवा चुके हैं। ये सेट नंबर 7 है। तो ये सेट नंबर 7 है, तो आज सेट नंबर 7 करवाएंगे। आप लोग को ध्यान से डिस्कशन सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि खसाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो ये बने थे कुश्ती में। ठीक है, इसी तरह से याद रखना है कि पहला महिला बोलेगा, पहली महिला, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी थी पदक जीतने वाली। वो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध बोलेगा तो याद रखिएगा भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से कर्णम मल्लेश्वरी संबंधित है। दूसरा नंबर कहता है कि आर हरिकुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? कई बार बताए हैं कि इनका क्रम जो है 25वां आर हरिकुमार का। इसी तरह से वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हुए, इनका क्रम संख्या 27वां होगा। और उसी तरह से मनोज पांडे ये थल सेनाध्यक्ष हैं और इनका क्रम संख्या 29वां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 का खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो याद रखिएगा ये चीन के हैं, ची यू जेन, चीनी ताइपे, याद रखिएगा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो 5 राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हैं ममता दीदी। ममता दीदी चूंकि वेस्ट बंगाल में है तो एक वेस्ट बंगाल से हो जाएगा ममता दीदी। 2 बार असम से लगता है, याद रखिएगा बांग्लादेश। और एम से हो जाएगा मेघालय, और एक एम से हो जाएगा मिजोरम, और 30 से त्रिपुरा। टोटल 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमाएं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? मिजोरम से नहीं जुड़ी है, तो याद रखिएगा ये होगा आपका मेघालय। मेघालय की सीमाएं मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर गांधी जी को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था? उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो ये लखनऊ, याद रखिएगा। लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था 1916 में। उसी में राजकुमार शुक्ल के द्वारा उनको आमंत्रण मिला था कि चंपारण में नील की खेती करवाया जाता था किसानों से। उसी किसानों की समस्या को लेकर राजकुमार शुक्ल गांधी जी को अवगत कराए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय, याद रखना ऑपरेशन करुणा जो है ये म्यांमार में चलाया गया था, म्यांमार में ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन कावेरी बोलेगा तो ये सूडान में ऑपरेशन कावेरी। और इजराइल ने हमास पर चलाया था उसको आयरन स्वाड। और एक है ऑपरेशन अलक्सा, ये हमास ने इजराइल पे चलाया था। तो अलक्सा बोलेगा तो हमास ने इजराइल पे, और आयरन स्वाड बोलेगा तो इजराइल ने हमास के विरुद्ध जो कार्रवाई किया था वो है आयरन स्वाड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्कूल। तो ये याद रखिएगा ये लॉन्च किया गया था केरला में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब जानते होंगे एक पुरस्कार का नाम है चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रथम गांधी शांति पुरस्कार डॉक्टर जूलियस के नायरे को दिया गया था। फिर 11 नंबर की प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो आर नारायण मूर्ति हैं, याद रखिएगा। फिर ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द तीनों है, सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी, इसका स्थापना बोलेगा तो ये 1894 में हुआ था, 1894। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जनक माने जाते हैं पियरे डे कवर्टिन। नेक्स्ट है कि किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ध्यान रखिएगा। फिर 14 नंबर का था एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? कबड्डी चैंपियनशिप, तो ये भारत ने जीता है, याद रखना। फिर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषद का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो फारसी में रूपांतरण जो हुआ था उपनिषद का, ये शाहजहां के टाइम पीरियड में हुआ था। शाहजहां के टाइम पीरियड में हुआ था। सीर ए अकबर के नाम से दारा सिकोह किया था, सीर ए अकबर, सीर ए अकबर के नाम से दारा सिकोह किया था फारसी में अनुवाद, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर को माना जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए, दारा सिकोह की एक रचना है जिसका नाम है मज्म उल बहरीन, याद रखिएगा। मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? तो दारा सिकोह की रचना है। एक क्वेश्चन दारा सिकोह से पूछता है कि दारा सिकोह को लघु अकबर किसने कहा था? तो दारा सिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दिया था लेन पुल के द्वारा, दारा सिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दिया गया था। फिर है आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? तो बाबर खानवा का युद्ध, ये सही है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी सही है। फिर है हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी सही है। जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये गलत है। जहांगीर के टाइम पीरियड में बल्ख का युद्ध नहीं हुआ था, ये 1646 ईस्वी में हुआ था बल्ख का युद्ध, याद रखिएगा। हल्दी घाटी तो 1576, हल्दी घाटी बोलेगा तो 1576। बल्ख का युद्ध बोलेगा तो ये 1646, 1646। खानवा का युद्ध बोलेगा तो 1527। फिर चौसा का युद्ध बोलेगा तो 1539।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। फिर है अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख था। 14वां शिलालेख ये सबसे लास्ट शिलालेख है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से रिलेटेड है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? तो उड़ीसा का है। केलुचरण महापात्रा उड़ीसी नृत्य करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? तो देखिए सुएज नहर के उत्तर में बोलेगा, सुएज नहर के उत्तर में, तो उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में बोलेगा तो पोर्ट सुएज। याद रखिएगा, पोर्ट सुएज बोलेगा तो दक्षिण में और पोर्ट सईद बोलेगा तो उत्तर में। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है। इसका निर्माण 1869, सुएज नहर का निर्माण 1869 में, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य अवस्थित है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि शून्य आधारित बजट की अवधारणा दिया था किसने? तो शून्य आधारित बजट की अवधारणा दिया था पीटर ए पायर ने। देखिए बजट को सर्वप्रथम विल्सन ने पारित किया था 1860 ईस्वी में। भारत में राजीव गांधी ने 1983 ईस्वी में पहली बार बजट पेश किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इसका स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935। फिर इसका राष्ट्रीयकरण बोलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1 जनवरी 1949, याद रखिएगा, इसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं की प्रतिकूलता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या स्थानीय सूची? ये हो जाएगा आपका समवर्ती सूची में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है? कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए भारत में रबी का जो फसल होता है अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, सही है। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है धान खरीफ का, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर औस, समन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि केवल 1 और 3 सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा दौरा किया था? कहाँ का दौरा किया था? तो चंपारण आए थे, चंपारण सत्याग्रह उसी के नाम पर है, 1917 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। दांडी बोलेगा दांडी मार्च, तो 12 मार्च 1930 को, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। और चौरा चौरी कांड की घटना बोलेगा तो 5 फरवरी 1922 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करें। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलेगा तो 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ध्वज सत्याग्रह नागपुर से शुरू हुआ था 1923 में, असहयोग आंदोलन बोलेगा तो 1920। काल अनुक्रम के अनुसार सजा लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले आ जाएगा 1919 यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आ जाएगा असहयोग आंदोलन, फिर आ जाएगा ध्वज सत्याग्रह और फिर आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में की जाती है? देखिए खरीफ फसल बोया जाता है जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। नेक्स्ट है कि वो एक नहीं था, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। इसका ट्रिक होता है जलाकर लौट, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे 1955 में। लेकिन पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग आया कब था? राज्य पुनर्गठन आयोग तो ये आया था 1953 में आया था, रिपोर्ट दिया था 1955 में। इसमें फजल अली अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य था, एक है हृदयनाथ कुंजरू और एक है KM पनिकर। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है कौन सी? तो ये है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी निर्दिष्ट है, याद रखिएगा। फिर 64 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो कल्याणकारी राज्य का विचार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली 1933 ईस्वी में, याद रखिएगा। पाकिस्तान का अर्थ होता है पवित्र देश। फिर भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो जोंगखा भूटान का आधिकारिक भाषा। भूटान की राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है भूटान का, तीरंदाजी। और यह एक स्थलबद्ध कंट्री है, याद रखिएगा। फिर राजधानी बोलेगा तो याद रखिएगा थिम्पू। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव सही है, फिनलैंड की हेलसिंकी सही है, बोलाविया का लापाज सही है, इथोपिया की राजधानी जो होगा वो लुसाका ना होकर आदिस अबाबा होगा। तो इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, याद रखिए, लुसाका नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचीबान को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 68 नंबर सवाल। देखिए सिंधु लिपि यह हड़प्पा का लिपि है, फिर है मलयालम लिपि
तो मलयालम लिपि हो जाएगा, केरल की लिपि है, केराली लिखा है। फिर है तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, तो ये आंध्र प्रदेश में, और मैथिली तिरहुत में। तो 4 3 2 1। फिर है ऐमा नाम, भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत बोर्ड, यह किस राज्य में है? ऐमा नाम, तो ऐमा नाम ये केरला में, ऐमा नाम केरला में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को बोला जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के ये जनक माने जाते हैं, बलवंत राय मेहता। फिर है आपका जीवीके राव, इनके द्वारा भी 1985 ईस्वी में दिया गया था पंचायत से रिलेटेड। एमएल सिंघवी समिति आया था 1986 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर पंचायती राज का व्यवस्था किए थे बलवंत राय मेहता, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2006 में, और इस बिहार पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो सामुदायिक विकास कार्य शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, सही है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये भी सही है। कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 से स्टार्ट हुआ है, और इसी के बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा स्टार्ट हुआ है 1953 से। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा का डेट बोलेगा तो 1953, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का डेट बोलेगा तो 1952। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 का इसका स्थापना हुआ था। इसका अध्यक्ष जो होता है PM होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष PM, 6 अगस्त 1952, ये भी याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952। फिर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता। फिर किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? तो ये गांव लेवल पर ग्राम सरकार में तीनों सम्मिलित होते हैं, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? तो किन 2 जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? तो इटावा और गोरखपुर में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो श्रीलंका के साथ भारत की थल सीमा जुड़ी हुई नहीं है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान के साथ में है, जबकि श्रीलंका के साथ में नहीं है। फिर मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो मानस नदी ये भूटान से प्रवेश करती है सीधे भारत में। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 2010 में अपनाया गया था, उदय कुमार दिए थे, डॉक्टर उदय कुमार, याद रखना है। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है आर्टिकल कितना में? तो 29 और 30 में है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये भी ध्यान में रखना है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, राम सुभग सिंह। मान्यता प्राप्त बोलेगा प्रथम विपक्षी दल का नेता, तो ये थे YV चौहान। और गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इनको भी ध्यान में रखना है। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ता। पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ने का मतलब उसका निकट की वस्तु नहीं दिख रही है। निकट की वस्तु नहीं दिख रही है, तो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, यही आंसर सही होगा, निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ठीक करने के लिए, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो दोष रहता है वो वहीं दिखता है, मतलब निकट का दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखेगा, निकट का वस्तु नहीं दिखेगा। रीडिंग लेंस हम उत्तल लेंस को बोल सकते हैं। एक होता है अबिंदुकता, इसको ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, इसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का हम लोग यूज करते हैं। यही 4 दोष आता है। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो ये मैरी एम्पियर के द्वारा दिया गया था, आंद्रे मैरी एम्पियर, याद रखना। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, मतलब 17 किसका होगा? तो क्लोरीन का होगा। फिर उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है कौन? तो ये टेलनेट प्रदान करता है, टेलनेट। HTTP का पूरा नाम पूछेगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RR22 और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RR22 में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? गोल और पीले होंगे, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू साधित्रों कैपेसिटर को लघु पतन अथवा अतिभारण से बचने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो ये हो जाएगा कि उसमें हम फ्यूज का उपयोग करेंगे, तो होगा फ्यूज। फ्यूज जो बना होता है ये शीशा और टीन का बना होता है, फ्यूज जो होता है शीशा और टीन का। फिर शुष्क चिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो देखिए धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं।
तो अधातु हमको खोजना है, तो परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व अधातु होता है। तो अधातु कौन अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व हो जाएगा। फिर वायु का वेग रिलेटेड है किससे, तो वायु का वेग रिलेटेड होता है दाब प्रवणता से। दाब प्रवणता से रिलेटेड है, याद रखना है, दाब प्रवणता से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में परिकिरण की घटना की खोज 1666 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। जो वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण ये तरंगदैर्घ्य के उल्टा होता है। वर्ण विक्षेपण जो होता है तरंगदैर्घ्य के उल्टा होता है, तो 1/λ आप याद रख सकते हैं। मतलब जिसका वर्ण विक्षेपण जितना अधिक होगा तरंगदैर्घ्य उसकी उतनी कम होगी। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये परागन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, भ्रूण हो जाएगा, नवोद्भिद हो जाएगा। ये चारों, सबसे पहले परागन, उसके बाद निषेचन, उसके बाद भ्रूण, उसके बाद नवोद्भिद। फिर है कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो प्लास्टिक, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। फिर है दलदल एवं धान के खेतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होता है, तो मीथेन। दलदल और धान के खेतों में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, विटामिन के की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होगा। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, जितना भी लिखा हुआ है ए डी ई के चारों जो है वसा में घुलनशील है। बी सी विटामिन जो होता है ये जल में घुलनशील है, जल में बी सी, वसा में ए डी ई के, वसा में ए डी ई के। फिर जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है, तो यह इकाइनोडर्मेटा। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई तो लगभग 36,000 किलोमीटर, तो 35,786 किलोमीटर, याद रखना है। फिर फ्लाई एश प्रदूषण किसके द्वारा होता है, तो थर्मल पावर प्लांट से होता है फ्लाई एश, इसको भी याद रखना है कि थर्मल पावर प्लांट से। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर, ये दोनों आर्किमिडीज के सिद्धांत पे है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे नहीं है। फिर इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ का प्रयोग एपिलेप्सी को पहचानने के लिए किया जाता है, एपिलेप्सी को पहचानने के लिए, एपिलेप्सी को पहचानने के लिए किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, एपिलेप्सी को पहचानने के लिए। फिर है परमाणु के केंद्र के चारों ओर, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था, तो ये बोला था बोहर के द्वारा बोला गया था, याद रखिएगा। पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो मिट्टी से प्राप्त होते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है मिट्टी से प्राप्त होता है। पोषक तत्व में बताए थे कुछ बृहद पोषक तत्व हैं, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में क्वार्ट, मैग्नीज, कॉपर ये सब आते हैं। बृहद पोषक तत्व में बताए थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बोरॉन जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी याद रखिए। बोरॉन हो गया, क्वाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, बढ़ते हुए कार्बन परमाणु। ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज, इसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु हैं। फिर 133 नंबर कहता है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन, विचलन जो होता है घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। देखिए अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है, तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है। तो बैनिया पिनाला में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, तो अपवर्तनांक सबसे कम। ठीक है, याद रखिएगा। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जाएंगे तो विचलन और अपवर्तनांक दोनों घटेगा, ध्यान रखना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों में रंगों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये मेलानिन होता है, मेलानिन। देखिए लवक हम लोग प्लास्टिक पढ़े थे, हरा रंग का क्लोरोप्लास्ट होता है, रंगीन लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णी लवक को बोलते हैं जो रंगहीन रहता है उसको ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल का भी कई सारा प्रकार है, जैसे क्लोरोफिल ए बी, ए जो होता है नीला रंग को दर्शाता है, बी हरा और पीला रंग को, हरा और काला रंग को दर्शाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के जैसा ही है कैरोटीन, ए नारंगी रंग को, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। फिर जेंथोफिल, ए पीला रंग को दिखाता है। फिर निम्नलिखित में से, ये तो हो जाएगा रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। अब देखिए सेट खत्म हो गया, बाकी थैंक यू वेरी मच है।